इंटरव्यू देना शुरू किया, 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, मैं 9 रिजेक्शन लेकर बैठी और इतना हार चुकी थी। आखिरकार बहुत हो गया, तुम्हारा करियर वरियर अब इसे छोड़ो और अब तुम्हारी शादी का टाइम है। एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे हम लोग गेस्ट को बिठाते थे, वहाँ पर मैंने उन लोगों को क्लास देना शुरू किया। तो पहली बार मेरे पास 3 बच्चों ने क्लास लगाई। मैंने 21 तारीख तक भी अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और 22 तारीख को मेरी डिलीवरी हुई। एक छोटे से कमरे से अपनी जो जर्नी है, अपने जो करियर की शुरुआत करने से लेकर आज मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ। और मेरा नाम सपना धमीजा है और मैं एक हरियाणा के छोटे से कस्बे, एक छोटे से शहर से आई हूँ जिसका नाम टोहाना है। मैं एक आईएलटीएस कोच हूँ और वीज़ा कंसल्टेंट हूँ। तो आप लोगों को लगता होगा कि इसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है क्योंकि ये इंग्लिश पढ़ाती है, कितना अच्छा इंग्लिश बोलती होगी। अभी ऐसा है कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, बट शुरू में ऐसा नहीं था। मेरी जर्नी में बहुत प्रॉब्लम्स थी, मैंने बहुत संघर्ष किया है। तो आइए ले चलते हैं आपको मेरी जर्नी की तरफ कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँची और मैंने क्या-क्या संघर्ष किए। मैंने अपनी नर्सरी क्लास से लेकर और ग्रेजुएशन तक सब कुछ हिंदी मीडियम से करा और मेरा सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूँ। शुरू में मेरा सपना था कुछ और, कि मैं सीएस करना चाहती थी, मैं कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहती थी, किसी बड़ी सारी कंपनी में कुछ करना चाहती थी। तो उसके लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट जॉइन किया यूपी के मेरठ शहर में जाकर, जहाँ पर मैंने सीएस की पढ़ाई शुरू की। लेकिन वहाँ पर सब कुछ जो है इंग्लिश मीडियम था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश था और मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट थे और सभी स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में सीएस को चूज़ किया। मैं इकलौती एक ऐसी स्टूडेंट जिसने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि अपना जो पढ़ने का माध्यम था उसको हिंदी ही चूज़ किया क्योंकि मैंने तो कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं थी। मेरे पापा एक छोटा-सा डेयरी चलाते थे जहाँ पे हम लोग दूध बेचकर अपना गुज़ारा करते थे और मेरी मम्मी एक ऑर्डिनरी से स्कूल की प्रिंसिपल थी। बहुत ही छोटा-सा स्कूल था हमारे छोटे से शहर में। वो वहाँ पर कुछ बच्चों को पढ़ाती थी, वो वहाँ पर प्रिंसिपल थी और उन्होंने 3-4 स्टाफ मेंबर्स रखे हुए थे जो उनकी हेल्प करते थे। मेरी सारी की सारी जो पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम से हुई। उसके पीछे कारण था क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा हम लोग आर्थिक रूप से उतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे कि मेरे मम्मी-पापा मुझे किसी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकें। इसीलिए उन्होंने मुझे मेरी एजुकेशन में सहारा तो ज़रूर दिया, उन्होंने मुझे हमेशा मेरी पीठ थपथपाई पढ़ाने के लिए, लेकिन अच्छी आर्थिक स्थिति ना होने की वजह से उन्होंने मुझे शुरू से ही हिंदी मीडियम स्कूल में भेजा और वो भी मेरी सारी की सारी पढ़ाई मेरी सरकारी स्कूल में हुई और फिर सरकारी कॉलेज में। वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स मेरा इतना मज़ाक उड़ाते थे, इतना मज़ाक उड़ाते थे कि मैं खुद से परेशान हो गई और मैं इतना स्ट्रेस लेने लगी कि हाउ इट्स पॉसिबल कि मैं कैसे कर पाऊँगी और आखिरकार हुआ वही कि मैंने अपने 2 साल वहाँ खराब किए। 2 साल मैंने हिंदी मीडियम में घिस-घिस कर, ज़ोर लगाकर मैंने उसे करना चाहा, लेकिन मैं उसे कर नहीं पाई। रीज़न क्या था? सिर्फ़ जो मेरा माध्यम था पढ़ाई का वो था हिंदी और अलग से मुझे वहाँ पर सब लोगों के मज़ाक का पात्र बनना पड़ा, वो अलग, जो मेरे लिए बहुत बड़ा इश्यू था। बहुत सारे बच्चे जो है वो मेरा अक्सर मज़ाक उड़ाते थे और वो ये बोलते थे देखो कौन से गाँव से आई है ये लड़की, ये क्या सीएस कर पाएगी, ये क्या कुछ बन पाएगी। अक्सर मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना। वो सब लोग क्लास में खूब क्वेश्चंस करते टीचर्स के साथ, लेकिन मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं होता था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी कि मैं अगर कुछ हिंदी में अपने टीचर से पूछूंगी तो ये लोग मेरा फिर से मजाक उड़ाएंगे। वो लोग खूब मस्ती करते थे क्लास आवर्स के बाद, लेकिन वो लोग मुझे अपने साथ इन्वॉल्व ही नहीं करते थे। तो वहाँ पर मैंने इस तरीके से अपने 2 साल लगाए, लेकिन मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए क्योंकि मैं सीएस का एग्ज़ाम जो मैं फाउंडेशन लेवल है वो भी नहीं क्लियर कर पाई थी। उन बच्चों की बात सच हो गई कि ये क्या कर पाएगी। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ कि मैं अपनी लाइफ में शायद कुछ कर ही नहीं सकती। जब मैं घर वापस आई ये सब प्रॉब्लम्स लेकर, मैं खूब रोई कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तो कभी इंग्लिश में पढ़ाई नहीं की और ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती।
देन मेरी मम्मा ने ही मुझे, मेरी मदर ने, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि पहले तुम इंग्लिश सीखो, बाकी की चीज़ें बाद में करना। देन उसके बाद मुझे भेजा गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जाकर मैंने एक ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती थी। जब मैं मेरठ से वापस आई थी, उन सभी स्टूडेंट्स की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती थी कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, ये क्या करेगी, इसका बैकग्राउंड हिंदी है। तो मुझे कुछ तो बड़ा करना था और अब मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मुझे उन सब लोगों को जवाब देना है जिन्होंने मेरा खूब मजाक उड़ाया है। इस तरह से मैंने 3 से 4 महीने में इंग्लिश सीखने में लगाए, पर तब तक भी मेरी इंग्लिश उतनी परफेक्ट नहीं हुई थी। हाँ, मैंने 30 से 40% काफ़ी गेन कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि 100% या 100% मैं उस लेवल तक पहुंच गई कि मैं एक अच्छी इंग्लिश स्पीकर या ऑरेटर बन गई। इंटरव्यू देना शुरू किया, 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, मैं 9 रिजेक्शन लेकर बैठी और इतना हार चुकी थी। आखिरकार मेरे किसी साथी ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे हेल्प किया और मुझे 10वीं बार एक छोटी-सी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब मिली। कुछ टाइम तो मैंने वो जॉब करी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक मैं वहाँ फिर नहीं टिक पाई क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि मैं उस इंग्लिश इंटरनेशनल कॉल सेंटर में अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, उस जॉब को निभा पाऊँ और मैं उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं थी। तो मैंने वो जॉब भी सिर्फ़ 3 से 4 महीने की, या यूँ कह लो कि मुझे वहाँ से निकाल ही दिया गया। मैं अपने होम टाउन वापस आ गई, मेरे सपने तब तक टूट चुके थे क्योंकि मुझे अब भी लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक और पड़ाव आ गया इतने में ज़िंदगी में, क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स बोले कि बहुत हो गया तुम्हारा करियर-वरियर, अब इसे छोड़ो और अब तुम्हारी शादी का टाइम है। लेकिन मैंने उन्हें मना किया, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी शादी हो गई 2006 में और मैं अपनी ज़िंदगी में अब एक स्टेप यानी एक पड़ाव अब और पीछे आ गई थी मेरी शादी के बाद, क्योंकि मेरी शादी भी उसी छोटे से शहर में हो गई जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मेरी सरकारी स्कूल में एजुकेशन हुई और वहीं अब मेरी शादी, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था अब तो मेरा करियर बिल्कुल ख़त्म, ठप। वहाँ पर कोई भी जो है वो जॉब में नहीं था, सब लोग अपना कोई छोटा-छोटा काम देखते थे और मेरे पति भी एक छोटे से दुकानदार थे, वो भी अपना एक छोटा-सा काम देखते थे। अब लेकिन मैं रोज़ सोचती कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, बट कैसे? कैसे करूँ? कैसे? हर दिन मेरे सामने बस यही सवाल था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। मैं अपने आप को ऐसे देखा करती थी कि मैं किसी चेयर पे हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइज़ेशन की, किसी संस्था की कोई बड़ी डायरेक्टर हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो क्या है। मुझे कुछ करना था, बस मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक जुनून सवार था कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना था, मुझे आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना था। मैं चाहती थी कि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूँ, मैं अपनी छोटी-छोटी जो मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उसे पूरी करने के लिए मैं अपने पति से ना माँगूँ या मैं अपने पिता से ना माँगूँ या मैं अपने ससुर से ना माँगूँ, मैं खुद से कुछ कमाना चाहती थी, खुद से कुछ बड़ा करना चाहती थी। मैंने अपने पति से बात की कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैंने उन्हें अपनी वो सारी स्टोरी सुना डाली जो पीछे मेरे साथ हुआ, जो मैंने किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर कोई काम शुरू करना चाहती हो, कोई जॉब करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपनी कोई भी जॉब ढूँढ के और जॉब करना स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने एक जॉब की, वो मात्र 2,500 रुपए की एक छोटी-सी नौकरी थी एज़ एन अकाउंटेंट। उसके बाद फिर मुझे एक स्कूल में जॉब मिली, जहाँ पे मैंने लैंग्वेज टीचर की तरह पढ़ाना शुरू किया। वहाँ पर जो मेरी सैलरी थी 5,500 रुपए हुई। फिर उसी स्कूल में पढ़ाते-पढ़ाते मुझे एक बच्चे के पेरेंट ने, जो कि एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट चलाते थे, उन्होंने मुझे वहाँ पर जॉब ऑफ़र की कि हम आपको 9,000 रुपए में नौकरी देंगे, आप ये नौकरी छोड़कर वो नौकरी क्यों नहीं जॉइन करते? तो मुझे उनका ये ऑफ़र अच्छा लगा और मैंने वहाँ पर एक छोटा-सा इंटरव्यू दिया, छोटा-सा शहर था तो इंटरव्यू वहाँ पर क्लियर हो गया और मैंने वो नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आई, मुझे वो 9,000 रुपए की नौकरी भी छोड़कर घर बैठना पड़ा।
जब मैं घर बैठी तो मेरे कुछ स्टूडेंट जो वहाँ पर मेरे पास पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि मैम हमने अगर इंग्लिश सीखनी है यानी कि आईएलटीएस करना है तो हम लोग आपसे ही करेंगे, चाहे आप हमें घर में बैठकर पढ़ा दो। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था कि मैं उन्हें कहाँ पर पढ़ाऊँ। तो सिर्फ़ घर में एक जो छोटा-सा मेरे पास एक छोटा-सा गेस्ट रूम था, एक छोटा-सा कमरा था। हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, तो एक छोटा-सा कमरा था जहाँ पे हम लोग गेस्ट को बिठाते थे एंड वहाँ पर उनको वेलकम करते थे। तो वहाँ पर मैंने उन लोगों को क्लास देना शुरू किया। तो पहली बार मेरे पास 3 बच्चों ने क्लास लगाई। जब उन्होंने क्लास लगाई तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ स्टूडेंट्स और भी आना चाहते हैं, तो वो 3 से 5 हुए, 5 से 7 और 7 से 10, लेकिन अब वो कमरा इतना छोटा पड़ गया कि मैं 9 या 10 बच्चों को उस कमरे में नहीं पढ़ा सकती थी। जहाँ पर मुझे अक्सर इस बात के लिए ताने मिलते थे कि ये इंग्लिश क्या सीखेगी, ये क्या करेगी अपनी ज़िंदगी में, इसे इंग्लिश बोलना ही नहीं आता, इसे तो अंग्रेजी का एबीसी भी नहीं पता। आज वही बच्ची इस स्तर पर पहुँच गई कि वो 9 से 10 बच्चों को उस छोटे से कमरे में इंग्लिश सिखाने लगी। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे पास पहले 3 स्टूडेंट आए, उन्होंने बोला कि मैम आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट क्यों नहीं शुरू करते? आप खुद इंग्लिश सिखाने का इंस्टीट्यूट शुरू करो, आईएलटीएस का इंस्टीट्यूट शुरू करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, मेरे पास सिर्फ़ अपनी आखिरी जो सैलरी थी 9,000 रुपए थे। जब मैंने अपने घर पे बात की तो मेरे घर वालों ने बोला कि बिज़नेस करना आसान तो नहीं है ना, तुम कैसे सोच सकती हो कि बिज़नेस करने का? लेकिन तब मेरे हस्बैंड और मेरे फादर, मेरे पिता, उन्होंने मुझे ताकत दी, उन्होंने मुझे सहारा दिया, उन्होंने मुझे इमोशनल सपोर्ट दी और ये यहाँ पर रुका नहीं। उसके बाद मैंने अपना खुद का एक छोटा-सा इंस्टीट्यूट खोला, एक ऐसा इंस्टीट्यूट इंग्लिश सिखाने का और बच्चों को फ़ॉरेन भेजने का, जहाँ पर मैं 50 से 60 बच्चों को आराम से इंग्लिश सिखा सकती थी और मेरे पास 50 से 60 बच्चे पढ़ने लगे उस दौरान। लेकिन अब एक और चैलेंज सामने आया, वो थी मेरी प्रेगनेंसी। यहाँ पर मेरी सेकंड डॉटर का बर्थ हुआ, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये बता दिया गया कि आपकी बेटी जो है सिज़ेरियन होगी और आपका ऑपरेशन होगा और उन्होंने मुझे एक फ़िक्स डेट दे दी कि 22 अक्टूबर को आपका ऑपरेट होगा, जब मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए। जब डिलीवरी होती है और ख़ास तौर से सिज़ेरियन डिलीवरी होती है, देन वहाँ पर सी सेक्शन होता है, तब वहाँ पर उनको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहाँ पर वो अपने काम को छोड़ना पड़ता है उन्हें कहीं न कहीं अपने करियर को त्यागना पड़ता है, घर बैठना पड़ता है, क्योंकि पहले तो रेस्ट और उसके बाद फिर उस बच्चे की देख-रेख के लिए। लेकिन मैंने 21 तारीख तक भी अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और 22 तारीख को मेरी डिलीवरी हुई, लेकिन उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने 12 से 15 दिन खूब रेस्ट किया। मैंने तब अपने काम को नहीं देखा, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चे की केयर की। लेकिन 15 दिन के बाद मेरे पास तो था उस टाइम स्मार्टफ़ोन, क्योंकि तब तक मार्केट में आ चुके थे स्मार्टफ़ोन, और मैंने स्मार्टफ़ोन की हेल्प से ही अपने जो टीचर्स थे, जो मेरे पास पढ़ाया करते थे, मेरी जो असिस्टेंट थी, मैंने उनको गाइड करना शुरू कर दिया अपने बिस्तर पर बैठे-बैठे ही। वो जो टाइम था, मैंने घर बैठे-बैठे ही उसको उपयोग किया, उसको यूज़ किया। वहाँ पर मैं रुकी नहीं, क्योंकि बस मुझे ये था कि मुझे अब नहीं रुकना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है और मुझे निरंतर मेहनत करनी है, मुझे लगे रहना है। तो वो जो मेरा 3 महीने का रेस्ट पीरियड था, उस दौरान भी मैंने सिर्फ़ 12 से 15 दिन रेस्ट करके बाकी टाइम घर पे बैठे-बैठे ही अपने इंस्टीट्यूट को चलाया। 2019 में मैंने छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाना शुरू किया अपने ही फ़ोन से और एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल सपना धमीजा के नाम से शुरू किया और वहाँ पर अपनी स्पीकिंग की, इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोज़ को डालना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे लोगों ने उन वीडियोज़ को इतना पसंद किया कि मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि केरला, तमिलनाडु, हैदराबाद और यहाँ की बाहर की कंट्रीज़ जैसे कुवैत, ओमान, वहाँ उन लोगों ने मुझसे वहाँ से क्वेरीज़ करना शुरू किया। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करने शुरू किए कि क्या आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं? तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस देना भी शुरू किया और इसके अलावा मेरा जो सपना था कि मैं बाहर जाना चाहती थी, मैं
किसी अच्छी डेवलप कंट्री में सेटल होना चाहती थी। अब सेटल होना तो दूर, मैंने इतनी सारी कंट्रीज़ में अब तक विज़िट कर लिया है। यूके, जर्मनी, इटली और कैनेडियन वीज़ा होल्डर मैं हूँ और ये सब हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत के साथ। जोश टॉक आशा के मन से यही बताना चाहती हूँ कि आज मैं 3 बच्चों की माँ भी हूँ और एक पत्नी भी हूँ, एक बहू भी हूँ और एक बेटी भी हूँ और इतने सारे संघर्ष को झेलने के बाद एक 2500 रुपए से एक छोटे से कमरे से अपनी जो जर्नी है, अपने जो करियर की शुरुआत करने से लेकर आज मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ और न जाने कितने सारे देशों में मैंने विज़िट किया है, चाहे वो बिज़नेस के पर्पज़ से हो या फिर घूमने के पर्पज़ से हो, बट मैंने न जाने कितने देशों में घूमा भी है। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान लगातार मेहनत के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ और निरंतरता के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर आप एक छोटा-सा सपना देखते हैं, उस छोटे से सपने को आप इतना बड़ा कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत, लगन और निरंतरता के साथ। सो जैसे मैंने कमाया, ऐसे ही घर बैठे आप भी कमा सकते हो, आप भी लाखों रुपए कमा सकते हो। सिर्फ़ ज़रूरत है तो आपको अपने स्किल को पहचानने की, उसे निखारने की। धन्यवाद। एक ऐसा कोर्स जो घर बैठे आपको स्किल्स भी सिखाए और जॉब भी दिलाए। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ इट इज पॉसिबल। करिए अपने करियर की नई शुरुआत जोश टॉक्स के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन।